आज हम लोग उष्मा चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग उष्मा चैप्टर के अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और आज के वीडियो में हम लोग उष्मा चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय होने की दर उस वस्तु और वातावरण के तापमान के अंतर का समानुपाती होता है। एक नियम क्या बोल रहा है? इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय होने की दर उस वस्तु और वातावरण के तापमान के अंतर का समानुपाती होता है। अर्थात वस्तु की ऊष्मा हानि की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तापांतर। अतः एक गर्म वस्तु द्वारा 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगा समय उसके 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगे समय से कम होगा। विकिरण द्वारा किसी वस्तु से क्षय होने वाली ऊष्मा की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर के साथ साथ वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति और पृष्ठ क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अब है विकिरण का उत्सर्जन व अवशोषण। उत्सर्जन क्षमता, इमिशन पावर, इमिसिव पावर, ठीक है। वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठ से प्रति एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को उस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। चमकदार तथा श्वेत तल से ऊष्मा का उत्सर्जन बहुत कम होता है। कृष्ण पिंड, ब्लैक बॉडी, जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है उसे कृष्ण पिंड कहते हैं। काली वस्तु ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होती है, इसीलिए सर्दियों में काले एवं गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इसीलिए इन्हें गर्मियों में पहना जाता है। अब है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ। इसके अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स, ठीक है। अंधेरे कमरे में एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे कमरे में अधिक चमकेगी। हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए जाने वाले कई बर्तन किरचॉफ के नियम के अनुसार बनते हैं। जैसे थर्मस के बाहरी एवं भीतरी दोनों सतहों को चमकदार बनाया जाता है, क्योंकि सफ़ेद एवं चमकदार सतह ऊष्मा की बुरी अवशोषक होती है, अतः वह बुरी उत्सर्जक भी होती है। फलस्वरूप ऊष्मा की हानि कम होती है। चाय के प्याले की सतह भी चमकदार एवं सफ़ेद इसी कारण से बनाई जाती है। नोट है, यदि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में लाल रंग को निकाल दिया जाए तो शेष रंगों का सम्मिलित प्रभाव हरे रंग जैसा होता है। अतः किरचॉफ के नियमानुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर हरा प्रकाश उत्सर्जित करेगी। इसीलिए लाल कांच की गेंद को गर्म करके अंधेरे कमरे में रखे जाए तो वो हरी दिखाई देती है और हरे कांच की पर्याप्त रूप से गर्म गेंद लाल दिखाई देगी। अब है स्टीफन का नियम। किसी वस्तु की इकाई तल में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर E उसके परम ताप T के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है। E is directly proportional to E is directly proportional to T का पावर 4 या E is equal to सिग्मा T पे पावर 4, जहाँ सिग्मा एक नियतांक है जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं। अब है गैसों का प्रसार। गैसों का गति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसों के व्यवहार का सिद्धांतिक अध्ययन सबसे पहले सन 1738 ईस्वी में जेम्स बर्नौली ने किया था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसों के व्यवहार का सिद्धांतिक अध्ययन सबसे पहले कौन किए थे? जेम्स बर्नौली किए थे। कब किए थे? 1738 में किए थे। उसके बाद 1860 से 1819 के बीच बोल्टमैन, मैक्सवेल, क्लॉसियस आदि ने भी गैसों के विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए। इन सबों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप गैसों का एक व्यापक सिद्धांत उभरकर सामने आया,
जिसे गैसों का गतिक सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहते हैं। इस सिद्धांत के मुख्य परिणाम निम्नलिखित हैं। प्रत्येक गैस एक समान द्रव्यमान व आयतन वाले सूक्ष्म कणों से बनी होती है, जिन्हें अणु मॉलिक्यूल्स कहते हैं। गैसों के अणु गोलीय होते हैं तथा पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं, अतः परस्पर टकराने के बाद भी उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती है। गैस के अणु लगातार पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं, जिससे पात्र की दीवारों पर दाब उत्पन्न होता है। इसे ही गैसीय दाब कहते हैं। गैस के अणुओं में परस्पर आकर्षण एवं विकर्षण नहीं होता है, अतः गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। गैसीय अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। अब है अवस्था परिवर्तन व गुप्त ऊष्मा। अवस्था परिवर्तन किसी पदार्थ का एक निश्चित ताप पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था अर्थात ठोस से द्रव या द्रव से गैस या द्रव से ठोस या गैस से द्रव में परिवर्तन होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। चूंकि अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता है, अतः पदार्थ के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा नहीं बदलती है, लेकिन अणुओं की आंतरिक स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। गलनांक पर दाब का प्रभाव वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ, ढलवा लोहा, विस्मित आदि। वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक बढ़ जाता है। गलनांक पर अशुद्धि का प्रभाव सामान्यतः अशुद्धि इम्प्योरिटी मिलाने से गलनांक कम हो जाता है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा आदि मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण फ्रीजिंग मिश्रण कहते हैं। मिक्सचर इस मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। अब है हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। प्रायः गलनांक एवं हिमांक बराबर होते हैं। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प या गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक पर अशुद्धि का प्रभाव अशुद्धि मिलाने से भी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। संघनन बिंदु कंडेंसेशन पॉइंट निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को संघनन बिंदु कहते हैं। प्रायः क्वथनांक एवं संघनन बिंदु समान होते हैं। गुप्त ऊष्मा नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे जूल पर किलोग्राम या कैलोरी पर ग्राम में मापा जाता है। अब है गलन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अतः बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नियत ताप पर द्रव की एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी पर ग्राम या 22,60,000 जूल पर किलोग्राम होता है। गुप्त ऊष्मा को प्रायः अक्षर L द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि पदार्थ की गुप्त ऊष्मा L है तो पदार्थ के m द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा Q = ml होगा। उबलते जल की
अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, यद्यपि दोनों का ताप 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये पूछा गया है कि जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट क्यों होता है, तो ये गुप्त ऊष्मा के कारण ही होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस के भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है, इसीलिए जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। अब है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण के लिए द्रव को ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह ऊष्मा द्रव अपने अंदर से ही प्राप्त करता है, अतः द्रव ठंडा हो जाता है। आम जीवन में इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे शरीर में पसीना जब सूखता है तो हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि पसीना सूखने यानी वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा शरीर में ग्रहण होता है, अतः शरीर ठंडा हो जाता है। वाष्पीकरण के कारण ही कूलर ठंड उत्पन्न करती है। कूलर जो है ये वाष्पीकरण के कारण ही ठंड उत्पन्न करता है, एवं सुराही का पानी भी वाष्पीकरण के कारण ही ठंडा हो जाता है। ये दोनों एग्जाम्पल भी ध्यान में रखिएगा। अब है वाष्पन की दर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। द्रव का ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्प निकासी दर, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ वेपर। वाष्पीकरण से द्रव की वाष्प उसकी सतह के ऊपर ही जमा होती रहती है। यदि इसे वहां से हटाते रहें तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है। यही कारण है कि पंखे की हवा में गीले कपड़े शीघ्र सूख जाते हैं। क्या बोल रहा है, वाष्पीकरण से द्रव की वाष्प उसकी सतह के ऊपर ही जमा होती रहती है। द्रव की वाष्प उसकी सतह के द्रव की सतह के ऊपर ही जमा होती रहती है। यदि इसे वहाँ से हटाते रहें तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है। यही कारण है कि पंखे की हवा में गीले कपड़े शीघ्र सूख जाते हैं। प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक में भी वाष्पीकरण के द्वारा ठंडक उत्पन्न होती है। ये भी ध्यान में रखिएगा, प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में भी ठंडक के कारण ही वाष्पीकरण के कारण ही ठंडक उत्पन्न होती है। तांबे की एक वाष्पक कुंडली में द्रव फ्रियोन भरा जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में क्या भरा जाता है, तो वाष्पन कुंडली में तो द्रव फ्रियोन भरा जाता है। वो द्रव होता है एक फ्रियोन, ये भरा जाता है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करती है। ठीक है, ये पूछा गया एग्जाम में। अब है आपेक्षिक आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। वायुमंडल में जल वाष्प वाटर वेपर की उपस्थिति को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की यह मात्रा प्रत्येक स्थान पर समान नहीं होती। प्रायः समुद्री तटीय स्थान में जल वाष्प की मात्रा यानी आर्द्रता अधिक होती है। वर्षा ऋतु में भी आर्द्रता बढ़ जाती है। अब है अपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता को प्रशीतक में व्यक्त करते हैं, अर्थात आपेक्षिक आर्द्रता इक्वल टू किसी ताप पर वायु के किसी आयतन में जलवाष्प की मात्रा बाई किसी उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा इंटू 100। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर, तो आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का नामक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी ध्यान में रखने वाली पॉइंट है कि अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर, ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। संतृप्त अवस्था, सैचुरेटेड स्टेट। किसी दिए गए ताप पर वायु जलवाष्प की एक निश्चित मात्रा ही ग्रहण कर सकती है। इस अवस्था को वायु की संतृप्त अवस्था कहते हैं। अब है वातानुकूलन, एयर कंडीशनिंग। पृथ्वी पर किसी स्थान की जलवायु वहाँ के ताप, अपेक्षिक आर्द्रता तथा वायु बहने की दिशा से निर्धारित होती है। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु के लिए निम्न परिस्थितियाँ होनी चाहिए। ताप होना चाहिए 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक।
आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए 60% से 65%। वायु की गति होनी चाहिए 0.0125 मीटर पर सेकेंड से 0.0416 मीटर पर सेकेंड तक। यदि किसी स्थान की जलवायु उपयुक्त परिस्थितियों के अनुसार नहीं होती तो वह जलवायु मनुष्य के लिए आरामदेह व स्वस्थकर नहीं होती। अतः इसके अनुकूल बनाने के लिए इन बाह्य परिस्थितियों को कृत्रिम रूप से निर्धारित व नियंत्रित करने की प्रक्रिया को ही वातानुकूलन कहते हैं। अब है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि के साथ संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है? इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। इस नियम के अनुसार किसी निकाय सिस्टम को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में खर्च होती है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप बढ़ता है, या बाह्य कार्य करने में। यदि किसी निकाय को Q ऊष्मा दी जाए तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, जहाँ डेल्टा U इक्वल टू आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, W इक्वल टू निकाय द्वारा किया गया बाह्य कार्य, निकाय द्वारा किया गया बाह्य कार्य हो गया W। यह नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है, परंतु व्यवहार में देखा जाता है कि कार्य को तो ऊष्मा में पूर्णतः बदला जा सकता है, किंतु ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में नहीं बदला जा सकता। प्रथम नियम के आधार पर इसे नहीं समझाया जा सकता। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस नियम को उत्क्रम माप का नियम, द लॉ ऑफ इंट्रोपी, उत्क्रम माप का नियम भी कहते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम दो कथनों के रूप में व्यक्त किया जाता है। पहला है केल्विन प्लांक का कथन और दूसरा है क्लासियस का कथन। पहला पढ़ेंगे केल्विन प्लांक का कथन। किसी भी ऐसे ऊष्मा इंजन का निर्माण असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर कार्यकारी पदार्थ में बिना कुछ परिवर्तन किए उसे पूर्णतः कार्य में बदल सके। इस प्रकार के इंजन की दक्षता सदैव 1 से कम होती है। दक्षता ईटा इक्वल टू W/Q1, जहाँ W किया गया उपयोगी कार्य है और Q1 अवशोषित ऊष्मा है। अब है क्लासियस का कथन। ऐसी किसी भी स्वचालित मशीन का निर्माण असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता के ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु तक पहुंचा सके। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, परंतु प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में बाह्य ऊर्जा स्रोत विद्युत मोटर की सहायता से ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वायुमंडल में पहुंचाया जाता है। अब है ऊष्मागतिक निकाय तथा प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड प्रोसेसेस। ऊष्मागतिक निकाय वह निकाय जिसकी अवस्था को आयतन, दाब तथा ताप के पदों में व्यक्त किया जाता है ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। जैसे सिलेंडर में भरी गैस, फुटबॉल में भरी हवा आदि एक ऊष्मागतिक निकाय है। किसी निकाय को दाब, आयतन व ताप की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे ऊष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं: चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस, जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होकर प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो ऐसे प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। इसमें निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात डेल्टा U इक्वल टू 0 शून्य, अतः U इक्वल टू W, यानी निकाय को दी गई कुल ऊर्जा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है।
अब है समदाबी प्रक्रम आइसोबारिक प्रोसेस। इसमें यदि प्रक्रम की अवधि में निकाय का दाब एक समान रहता है तो उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। सम आयतनिक प्रक्रम आइसोकोरिक प्रोसेस। यदि प्रक्रम की अवधि में निकाय का आयतन स्थिर रहता है। समतापी प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस। जब निकाय में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि संपूर्ण क्रिया में निकाय का ताप स्थिर बना रहता है तो ऐसे प्रक्रम को समतापी प्रक्रम कहते हैं। ऐसे प्रक्रम प्रायः बहुत धीरे धीरे संपन्न किए जाते हैं। अब है रुद्धोष्म प्रक्रम एडायबेटिक प्रोसेस। जब निकाय में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि निकाय न तो अपने बाहर के वातावरण को कोई ऊष्मा दे पाए और ना वहाँ से ऊष्मा ग्रहण करे तो ऐसे प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रम के कुछ उदाहरण हैं। ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है फ्रेंड्स। अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आगे हम वीडियो लाते रहें, नहीं तो देखिए आगे क्या कर सकते हैं। यदि साइकिल का ट्यूब अचानक फट जाए तो उसकी हवा निकलकर वायुमंडल में फैल जाती है। इस अचानक फैलाव के कारण वह बाहर से ऊर्जा नहीं ले पाती और प्रसार के लिए आवश्यक ऊर्जा अपनी आंतरिक ऊर्जा से ही ग्रहण करती है। अतः आंतरिक ऊर्जा घट जाती है जिससे वायु का ताप भी घट जाता है। शुष्क बर्फ ड्राई आइस बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अचानक प्रसारित किया जाता है जिससे वह ठंडा होकर बर्फ में बदल जाता है। इसे ही शुष्क बर्फ कहते हैं। यदि थर्मस में भरी चाय को तेजी से हिलाया जाए तो वह गर्म हो जाती है। इसका कारण यह है कि हिलाने से चाय की परतों के बीच उपस्थित श्यान बलों के विरुद्ध कार्य किया जाता है जिससे चाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है और उसके फलस्वरूप चाय का ताप बढ़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग प्रकाश लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा भी इम्पोर्टेंट लग रहा हो, थोड़ा भी फ़ायदा इससे हो रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।